सा इंट्रोडक्शन करवाऊंगा अल्केन से। बेसिकली अल्केन्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्केन्स की डेफिनेशन क्या है। तो अल्केन की डेफिनेशन वो ये बनती है, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड टुगेदर बाय अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसमें ये होता है, इसमें होगा एक सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, इसमें और कोई फंक्शनल ग्रुप हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, इसमें एक कार्बन होगा, एक हाइड्रोजन होगा और वो भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच होंगे एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट पे जाते हैं तो इसके पास हमारे पास आ जाएगा जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला इसका बनता है CnH2n+2। CnH2n+2 के से क्या मुराद है, ये फार्मूला क्यों है और इसके यूजेस किस तरह हो सकते हैं। इसका यूज इस तरह हो सकता है कि ये हमें कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन हो सही है, और उसमें कार्बन के नंबर और हाइड्रोजन के नंबर इनके मल्टीपल और सब एडिशन के इक्वल हों तो वो हमारे पास एल्कीन होगा। फॉर एग्जांपल देखें, n हमें गिवन है 2, तो हम इसमें n की जगह 2 को पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Cn है ना, तो C2 हो जाएगा, और H2n है तो H2 और n की जगह 2 लगाएंगे और प्लस 2 वैसे का वैसे, तो ये हमारे पास बन जाता है C2H6। और C2H6 हमें पता है इथेन का फार्मूला है। इथेन का फार्मूला कैसे है, CH3 ये होता है और CH3 इस तरह, एक कार्बन दूसरा कार्बन, 3 हाइड्रोजन, ये 2 कार्बन हो गए प्लस 6 हाइड्रोजन हो गए। इस तरह इसके हमारे पास इसका यूज होता है। तो आपको इजीली कहीं से भी मिल सकता है, किसी को भी आप फाइंड कर सकते हैं ये अल्केन है या नहीं है, तो इसकी आप चेक कर लें, थोड़ा देर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, तो आपको पता चल जाएगा कि ये अल्केन है या नहीं। तो इसमें मैंने थोड़े से शॉर्ट पॉइंट्स लिखे हैं जिसकी वजह जो आपको याद हो जाएं तो आपको इजीली अल्केन्स का पूरा चैप्टर याद हो सकता है। उसमें क्या है, अल्केन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम होंगे, और दूसरा ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। ऑल सिग्मा बॉन्ड्स का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगे सबके, डबल बॉन्ड हो तो वो अल्कीन में चला जाता है, और अगर कोई और एटम भी अटैच हो तो वो भी अल्केन्स में नहीं आता। इस वजह से आगे जाते हैं, कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का पूरा अलग चैप्टर है, वो मैं आपको अलग से करवाऊंगा, लेकिन इसमें यह है कार्बन जो है उसमें 3 ऑर्बिटल उसके होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में, तो उसमें इस तरह होता है। अब sp3 का मैं मतलब बता देता हूँ आपको क्या होता है। अब कार्बन के वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, सही है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था जिसमें पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल फील्ड होते हैं, डबल उसके बाद उसकी पेयरिंग होती है। तो इसमें क्या होता है, अब होना तो यही चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, इसको यहाँ पे फिल होना चाहिए, सॉरी इसको यहाँ पे आना चाहिए, पर इसमें क्या होता है, कैटनाइजेशन का प्रोसेस हमने पढ़ा था, उसकी वजह से ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है ये p ऑर्बिटल में आ जाता है, p ऑर्बिटल में आ जाता है, तो इसकी वजह से कार्बन की वैलेंसी +4 हो जाती है, जिसकी वजह से वो 4 बॉन्ड बना सकता है। तो sp3 क्यों, इसमें देखें ये s ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल है, और ये s का 1 और p के 3 +3, ये s के और ये p के, इक्वल्स टू 4, तो ये कितने बन गए 4, और s और p 3 में भी 4 बनते हैं, एक s का प्लस p के 3 4 बनते हैं। इस वजह से इसको हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और हाइड्रोजन की जहाँ तक बात है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और वो भी s ऑर्बिटल में होता है, इस वजह से वो सिर्फ s हाइब्रिडाइज होता है। इस तरह इनको हम हाइब्रिडाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हैं। अब इसमें ये है
जिसमें भी डबल बॉन्ड होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, क्योंकि उसमें एक पाई बॉन्ड आता है और वो पाई बॉन्ड यहाँ से रिमूव हो जाएगा और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। पाई बॉन्ड को हम हाइब्रिडाइजेशन काउंट नहीं करते। एक जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा, मीन्स कि जैसे अल्काइंस में होता है, तो उसमें ये होगा कि ये दो बॉन्ड हम नहीं काउंट करेंगे और उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, ये दोनों पाई बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बनता है बॉन्ड एंगल बिटवीन हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब ये जो बॉन्ड एंगल है हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे शो किया है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है। इनका जो बॉन्ड एंगल है, ठीक है, ये हमारे पास तो 2D स्ट्रक्चर बन रहा है ना, तो बेसिकली ये 3D स्ट्रक्चर बनते हैं। 3D स्ट्रक्चर में इनका बॉन्ड एंगल जो है वो 109.5 डिग्री होता है। बेसिकली इसका स्ट्रक्चर यूँ बनता है, ये अब ये है ना, ये जहाँ पे ये कार्बन है यहाँ पे, ठीक है, और ये जो तीन है ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है, सही है। ये हाइड्रोजन नंबर 1, हाइड्रोजन नंबर 2, हाइड्रोजन नंबर 3। वो एंगल जो हमारे पास आता है वो इन दोनों का, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, इनमें जो एंगल बनता है वो 109.5 होता है, ठीक है। इसमें यहाँ से मीन्स कि अगर आप एंगल में ये करें 3D स्ट्रक्चर का, यहाँ से यहाँ तक 109.5 एंगल पे ये बनते होते हैं, हाइड्रोजन दो अटैच होते हैं। और हाइड्रोजन 10, अब इसमें ये है ना कि डायरेक्ट भी अटैच हो सकते हैं, एक साथ भी अटैच हो सकते हैं। और उसमें मकसद ये होता है कि 109 का एंगल बनाने का या इनमें ये डिस्टेंस पैदा करने का मकसद ये होता है कि इन देखें आप, हाइड्रोजन भी पॉजिटिव होता है और ये भी हाइड्रोजन पॉजिटिव है, ये भी हाइड्रोजन पॉजिटिव है। अब इनका दूर रखने का मकसद ये है कि इनमें जब ये ज़्यादा करीब होंगे तो इनमें होगी रिपल्शन, तो रिपल्शन को ख़त्म करने के लिए इनमें थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं कि ये आपस के एक दूसरे के करीब ना हो, कि रिपल्शन होगी तो फिर वो स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं बनेगा। तो ये स्टेबिलिटी के लिए एक दूसरे से दूर रहते हैं कि रिपल्शन ना हो और स्ट्रक्चर स्टेबल रहे। अच्छा, हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म मैंने आपको कुछ समझा दिया, अभी यहाँ पे बताता हूँ सही से। अभी एस का ऑर्बिटल इस तरह शो किया मैंने, और पी जो है, पी जिसमें इन्वॉल्व है वो मैंने ऐसे लॉन्ग स्ट्रक्चर में शो किया। तो ये देखिए एस पी, यहाँ कार्बन, यहाँ भी sp3 है, sp3, यहाँ भी sp3 है, sp3 है, सारी तरफ कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। और हाइड्रोजन को देखें s s s s s हर तरफ s, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी s ऑर्बिटल में। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के थ्रू आप देख सकते हैं, तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो भी s ऑर्बिटल में, तो उसमें सिर्फ s इन्वॉल्व है, तो हम उसको s हाइब्रिडाइज हाइड्रोजन एटम कहते हैं। ये हो गया। अब इसमें एक और चीज़ है हमारे पास, इसमें हमारे पास आते हैं 4 किस्म के कार्बन आइटम्स बनते हैं। एक होते हैं प्राइमरी, और एक होते हैं सेकेंडरी, और एक टर्शियरी और क्वाटरनरी। अब इनको देखते हैं ये क्या होते हैं। अब प्राइमरी वो है जिनकी, प्राइमरी वो कार्बन आइटम, आप किसी भी कार्बन को उठाएं, ठीक है, मोस्टली ये प्राइमरी जो होता है ये टर्मिनल कार्बन होता है। तो अगर किसी भी कार्बन को आप उठाएं और उसके साथ एक और कार्बन अटैच हो तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन आइटम। जैसे एग्जांपल मैंने लिखी है इथेन की। अब हम इसको देखते हैं, ये मीन कि हमने इसके साथ हमारा जो रिएक्शन है वो इसके साथ, तो इसको इसके देखने के साथ देखें, ये अल्फा कार्बन हमने ले लिया। अब ये कार्बन और इसके साथ एक कार्बन अटैच है, तो ये कौन सा हो गया, प्राइमरी कार्बन। तो इसको हम इस वजह से प्राइमरी कार्बन कहते हैं। अब सेकेंडरी में देखें, सेकेंडरी में ये टर्मिनल पे नहीं, ये सेंटर में भी आ सकता है और नियर टू द टर्मिनल भी आ सकते हैं, पर टर्मिनल कार्बन एटम ये नहीं होगा, क्योंकि सेकेंडरी के साथ क्या होता है,
दो कार्बन नेक्स्ट जो सेकेंडरी कार्बन आपने लेना है, जैसे जिस कार्बन को आप देख रहे हैं उसके साथ दो कार्बन और अटैच होने चाहिए। तो इस वजह से ये टर्मिनल पे नहीं आ सकता, और इसकी ये कार्बन है उसके साथ एक कार्बन इधर अटैच है, एक कार्बन इधर, तो ये कौन सा हुआ, सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, सेकेंडरी कार्बन। और सेकेंडरी कार्बन की एक और एग्जांपल, एक और मैं आपको दे देता हूँ कि इसमें हाइड्रोजन इसके साथ सिर्फ दो ही होंगे। एल्केन्स की सूरत में हाइड्रोजन इसके साथ दो हाइड्रोजन अटैच होंगे। जैसे ये आप देख सकते हैं CH2 है ना, इसकी एक और एग्जांपल में लिखता हूँ ब्यूटेन के, CH3 CH2 CH2 और CH3। अब देखिए ये भी सेकेंडरी कार्बन हो सकता है और ये वाला भी सेकेंडरी कार्बन हो सकता है। क्यों? देखिए अगर इसको हम देखते हैं, ये कार्बन देखते हैं तो ये भी एक हाइड्रोजन अटैच है, ये भी एक हाइड्रोजन अटैच है, सही है। इस कार्बन को देखते हैं, यहाँ पे एक कार्बन अटैच है, यहाँ पे एक कार्बन अटैच है, ये और ये सेकेंडरी हो सकते हैं। ये वाला ये मिथाइल ग्रुप जो है ये प्राइमरी में आएंगे। अब आते हैं टर्शियरी की तरफ। टर्शियरी में क्या होता है, इसमें आपके पास जो हमारे पास कार्बन एटम होते हैं, जो एक कार्बन का, जिस कार्बन को हमने देखना है, ठीक है, मीन्स कि अगर हमसे कोई पूछता है कि इसमें टर्शियरी कार्बन एटम कौन सा है, तो हमने वो देखना है जिसके साथ फर्दर जो है 3 कार्बन एटम अटैच हों या 3 कार्बन के ग्रुप से अटैच हों। तो इसमें क्या है, ये इसके साथ हमारे पास एक दूसरा तीसरा, ये 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये वाला जो है ये टर्शियरी कार्बन एटम है, टर्शियरी कार्बन एटम है। अब इसमें प्राइमरी में, सेकेंडरी में और टर्शियरी में एक शॉर्ट हिंट है सिर्फ, ठीक है। प्राइमरी जो होगा वो CH3 होगा, तब वो प्राइमरी कार्बन में आ सकता है। सेकेंडरी जो होगा वो CH2 होगा, तब वो सेकेंडरी बनेगा। टर्शियरी जो है वो CH1 होगा, मींस के C और एक हाइड्रोजन उसके साथ अटैच होगा, 3 साइड पे कार्बन एटम अटैच होगा, ये हो गया CH। अब जो लास्ट वन है क्वाटरनरी। क्वाटरनरी में क्या होता है, एक सेंटर कार्बन एटम है और उसके चारों तरफ मींस कि उसकी पूरी जो 4 बॉन्ड बनाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन से 4 बॉन्ड बनाता है, वो 4 बॉन्ड कौन से होते हैं, कार्बन के साथ अटैच होते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ कार्बन होगा। अगर जिस भी आइटम में सिर्फ कार्बन हो वो कौन सा है, क्वाटरनरी कार्बन एटम। अब देखिए ये कार्बन एटम सेंटर पे है, इसके साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 मिथाइल ग्रुप अटैच है। ये हो गया हमारे पास क्वाटरनरी कार्बन एटम। इसके बाद अल्काइल ग्रुप फॉर्मेशन। अल्काइल ग्रुप फॉर्मेशन क्या होता है, अब मोस्टली रिएक्शन में हम देखते हैं कि जैसे इसमें होता है, ये है रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन्स। मिथाइल ग्रुप तब बनेगा जब एक अल्केन के ग्रुप से, जैसे मीथेन ग्रुप है, मीथेन एक अल्केन की एटम कंपाउंड है। अब ये मीथेन है CH4, ठीक है, इससे एक हाइड्रोजन हम रिमूव करते हैं, एक हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिया, ठीक है, और पीछे क्या रहेगा CH3, और एक इस पे प्लस चार्ज आ जाता है। प्लस चार्ज आने का क्या होता है, प्लस चार्ज है, ये हो गया मिथाइल, और ये मिथाइल किससे आया है, अल्काइल ग्रुप से। अल्काइल Al जो है वो अल्केन का है और KYL जो है वो अल्काइल ग्रुप का लग जाता है, तो इसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं इसमें, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम किसकी, ब्यूटेन की। ये है ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 और CH3, ये ब्यूटेन हो गया। इससे एक हाइड्रोजन रिमूव करें तो हमारे पास बनेगा CH3 CH2 CH2 और CH2, ये प्लस चार्ज और प्लस हाइड्रोजन पॉजिटिव। अब ये जो है ना, ये कौन सा ग्रुप बन जाएगा, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल ग्रुप।
ब्यूटाइल ग्रुप इसको क्यों कहते हैं? देखिए ब्यूट जो है ना, ब्यूट वो 4 कार्बन को हम कहते हैं। ये आपने नोमेनक्लेचर में हम स्टडी करेंगे इसके बारे में। ब्यूट जो है वो 4 कार्बन एटम्स हो गए, 4 कार्बन पूरे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे CH3 होता जैसे ये है तो हम इसको ब्यूटेन कहते हैं, पर इधर 4 कार्बन नहीं है, एक हाइड्रोजन रिमूव है, वहाँ पे प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज की वजह से क्या होता है कि इसको हम ब्यूटाइल ग्रुप कहते हैं। और ये किसी भी ये रिएक्शन मोस्टली रिएक्शन में यूज होता है। जैसे कि हमारे पास एक रिएक्शन आते हैं अल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन। अल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन में क्या होता है? अब इसी तरह का ये मीथेन है, मीथेन प्लस इसमें हो जाता है Cl2, जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसमें हमारे पास जाता है मिथाइल क्लोराइड बन जाता है, मिथाइल क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। इसके मैकेनिज्म में आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, सारे कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल मैंने दी है। देखिए एग्जांपल में इस तरह मैंने लिखा है, ये इसी अब ये है CH4 और इसमें हमने ऐड करना है Cl2, ठीक है। ये अब ये यहाँ पे रिएक्शन कैसे होता है? यहाँ से इसके साथ एक हाइड्रोजन रिमूव होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है और ये Cl आपस में इसमें होमोलिटिक फ्यूजन होती है, ठीक है। और ये एक क्लोरीन जो है वो HCl बना देता है हाइड्रोजन के साथ मिलके, प्लस दूसरा CH3 के साथ क्लोरीन लग के अटैक करता है, तो मिथाइल CH3Cl बन जाता है और ये बनता है हमारे पास मिथाइल क्लोराइड। अब हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैंने शॉर्ट पॉइंट्स लिखे हैं जिससे आपको इजीली याद हो जाएगा कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है और किस पे भी ये बेस करते हैं। अब कार्बन शॉर्ट टिप एंड पॉइंट्स में हमने याद करना है, C1 से कार्बन 1 मीन्स के मीथेन से ब्यूटेन, कार्बन 4 तक जो होते हैं वो हमारे पास होती हैं गैसेस, ठीक है। अब हर सीरीज में जो बेस पहले आएंगे मीन्स के स्टार्टिंग जो पॉइंट्स होते हैं वो होती हैं हमेशा गैसेस। तो इसमें भी कार्बन 1 से कार्बन 4 गैसेस होंगी, कार्बन 5 से कार्बन 17 ये नंबर आपने याद रखने। जैसे कि देखिए ये हो गए 4 कार्बन, कार्बन 5 से वो ये 13 बनते हैं, तो 13 ये 13 सेकंड पॉइंट पे और कार्बन ये N बन जाएंगे क्योंकि 18 से आगे जितने भी हैं वो वैक्सीज सॉलिड्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन 1 टू कार्बन 4 गैसेस, कार्बन 5 टू कार्बन 17 कलरलेस लिक्विड्स, कार्बन 18 टू कार्बन आगे N तक, कार्बन N लिखते हैं इसको हम, कार्बन N इसलिए लिखते हैं कि आगे उस कार्बन 18 से आगे जितने भी हमारे पास कंपाउंड आते हैं वो वैक्सीज सॉलिड्स होते हैं, क्योंकि उनका जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है वो वैक्स लाइक उनकी स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद ये होते हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर को हम इस तरह, नॉन पोलर को तो इस तरह है ना कि इसमें कोई पोज नहीं होते, जैसे कि ये है ना, ये है इथेन, तो इसमें कोई पोल नहीं है। पोल कब बनेगा? जब या इससे एक हाइड्रोजन रिमूव हो या कोई और, जैसे कि इधर हमें इसकी जगह क्लोरीन लगा देते हैं, ये नेगेटिव ये प्लस हो जाएगा तो ये पोल बन जाएंगे। इसमें क्या होता है, टोटल कंपाउंड जो होते हैं वो प्लस चार्जेस भी होता है और इसमें इसलिए इसमें पोल नहीं होते, इसलिए ये नॉन पोलर कंपाउंड में आता है। सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, हमारे पास एक जनरल फार्मूला होता है लाइक डिसॉल्व लाइक अगर ये खुद नॉन पोलर है तो ये सॉल्युबल होगा सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। अब इससे आप याद रख सकते हैं कि जो भी जैसा कंपाउंड है अगर वो पोलर है तो वो सॉल्युबल होगा पोलर कंपाउंड में, अगर वो नॉन पोलर है तो वो सॉल्युबल होगा सिर्फ नॉन पोलर कंपाउंड में। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट।
अब स्पेसिफिक ग्रेविटी जैसे जैसे हमारे पास इनका, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन 1 टू कार्बन 4 गैसेस थी, अब कार्बन 5 टू कार्बन 7 मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो गया, तो उसकी वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, ग्रेविटी उनकी इंक्रीज होगी। कार्बन 18 टू कार्बन n चले जाते हैं, मीन्स कि इन्फिनिट पे चले जाते हैं, तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी मॉलिक्यूलर वेट के साथ इंक्रीज कर रही है। तो इस वजह से हम ये पॉइंट याद रख सकते हैं कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो इंक्रीज करेगी विद टाइम। मीन कि एक कार्बन 17 से कार्बन 18 चले जाते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी और इंक्रीज करेगी, कार्बन 18 से कार्बन 19 पे जाते हैं और इंक्रीज करेगी, इस तरह इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज होती रहती है। अब बात आती है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद मॉलिक्यूलर वेट, अब जैसे जैसे उनका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा उनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। इसमें लॉजिक में आपको समझाता हूँ, इधर देखते। अब ये है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, मॉलिक्यूलर वेट, ये मॉलिक्यूलर वेट जैसे इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। ये शॉर्ट हिंट है, 2 हिंट मैंने लिखे हैं यहाँ पे, आप इनको थोड़ा याद भी कर सकते हैं। ऐसे हैं जैसे एक मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हुआ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने से क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। अब ये थोड़ा सा आपको माइंड में रखना पड़ेगा ये वाला, क्योंकि मोस्टली ऐसे होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रांचिंग से जो है वो जो हमारे पास सेंटर एटम होता है उनकी स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए और हमारी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट है। यहाँ पे क्या होता है, ब्रांचिंग जैसे जैसे इंक्रीज करेगी उनका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। मीन्स जैसे ब्रांचिंग उसकी इंक्रीज हुई, ब्रांचिंग का मकसद मतलब क्या है, ये हम देखते हैं, ये कार्बन है, ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 4 कार्बन, ये कौन सा कार्बन है, टर्शियरी कार्बन। अब टर्शियरी कार्बन में उनकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से कवर किया हुआ है हाइड्रोजन एटम ने सेंटर कार्बन को। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट की सूरत में ये कंसेप्ट सही नहीं है, ये रिएक्टिविटी की सूरत में हम इसको सही कह सकते हैं, क्योंकि उसके बाद न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल जो इस पर अटैक करने वाला होता है उसके बाद एक साइड होती है रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए, यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे होते हैं और इन्होंने इसको कवर किया होता है, तो वो यहाँ से इस पर रिएक्ट नहीं कर सकता, तो उस कंसेप्ट में हम सही कह सकते हैं इसको। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के कंसेप्ट में हम इसको कैसे करेंगे, इसका उल्ट हो जाएगा, जितनी ब्रांचिंग ज़्यादा होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो ये था आज का लेक्चर, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिएक्शंस पढ़ेंगे, इनकी प्रिपरेशन और रिएक्शंस हम देखेंगे। ओके, थैंक यू। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना।